नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के बायोलॉजी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं के नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है हम एनसीईआरटी सार संग्रह से लिए हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णमाली की पुस्तक है। यह पुस्तक कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बुक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए यह वीडियो उपयोगी है बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, झारखंड पीएससी अर्थात सभी पीएससी और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो। देखिए, नाम ही है, नाम क्या है? जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक की शाखा। अगर आप बायोलॉजी का अगर ब्रांच पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई आपको बायोलॉजी का अगर ब्रांच पूछे कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच है, तो आप लोग जनरली कोई भी आदमी बायोलॉजी का ब्रांच 2 बताता है। कितना? 2। एक कौन हो गया आपका? बोटनी, दूसरा हो गया जूलॉजी। जनरली यही कहा जाता है और किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्यों पूरा सही नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर बायोलॉजी के फादर के बारे में अगर पूरा अच्छे तरीके से देखा जाए, मतलब बायोलॉजी के कितने ब्रांच होता है उसके बारे में देखा जाए, तो 50 से 55 ब्रांच है। क्यों? देखिए, बोटनी, जूलॉजी तो बायोलॉजी का ब्रांच है ही। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजी, म्यूटेशन, माइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, मॉडर्न बोटनी, ब्लड ग्रुप, इंडोक्राइनोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, फाइकोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, जीन थेरेपी, वायरोलॉजी, यह सब भी बायोलॉजी के ही ब्रांच है। हम लोग के बॉडी में ही हड्डी जो है उसके बारे में एक अलग ब्रांच है, ऑस्टियोलॉजी, टिश्यू के बारे में हिस्टोलॉजी, तो अलग अलग ब्रांच है। तो ब्रांच तो बहुत हो गया, इतने ब्रांच को एक बार में याद रखना आसान नहीं है, इसलिए मुख्य रूप से बायोलॉजी को 2 ब्रांच में बांटा जाता है, बोटनी या जूलॉजी। लेकिन है कितना? 50 से 55 ब्रांच है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब शुरू किया जाए। देखिए, एकदम कूल डाउन बस रख के आप लोग हमारा बात सुनिएगा। एक कलम कॉपी हो तो जो जो जरूरी का लगे उसको लिखते रहिएगा। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। देखिए क्या है, जीव विज्ञान की शाखा। एकदम कूल दिमाग से सुनिएगा। क्या है? जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान की शाखा मतलब ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। जनक मतलब क्या होता है? फादर। इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे आसानी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जूलॉजी अभी बताया है। जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ आप लोग पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा। जूलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? एनिमल्स का स्टडी करते हैं। और इसके फादर कौन है? अरस्तु है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में अरस्तु कहा जाता है और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। हिंदी में अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल। ठीक, याद रखिएगा। अब अगला है बोटनी। बोटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। बोटनी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? बोटनी में हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। एकदम ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, किसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं ये भी पता चलेगा। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में, बोटनी में हम लोग प्लांट के बारे में। अगला क्या है? अगला है माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग, माइक्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? देखिए, बना क्या? माइक्रो। ध्यान से सुनिए, MICRO। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब वह जीव जंतु होता है जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाए। Those living organism which cannot be seen by naked eye, such organism are known as microorganism। तो अब इसके बारे में विज्ञान का वह शाखा या जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग कैसे जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके फादर कौन है? लुई पास्चर। नाम याद रखिएगा कि क्या? लुई पास्चर। किसके फादर है? माइक्रोबायोलॉजी के।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, ये सब क्या है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगला क्या है, अगला क्या है, बैक्टीरियोलॉजी। अगला क्या है, बैक्टीरियोलॉजी। देखिए बैक्टीरियोलॉजी जैसा कि नाम से इसमें दिया हुआ बैक्टीरियो मतलब क्या है, बैक्टीरिया। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इसके फादर कौन है आपके, इसके फादर है रॉबर्ट कोच। इसके फादर कौन है, रॉबर्ट कोच। ठीक, अगला क्या है, इम्यूनोलॉजी। देखिए इम्यूनोलॉजी अभी हाल फिलहाल में कोरोना में बहुत इम्यून सिस्टम का बहुत चर्चा हुआ है। देखिए इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए हम लोग के आसपास में अभी जिस रूम में होइएगा आप या जिस भी घर में बैठे होइएगा वहां पे भी लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन क्या आप डेली बीमार पड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं। क्यों नहीं बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बॉडी में भी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के सांस के द्वारा या खाना के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के शरीर में एंटर करते हैं उसको ये इम्यून सिस्टम वेरियस एक्टिविटी के अनुसार, वेरियस एक्टिविटी के मदद से, जैसे WBC हुआ, फिर लिम्फोसाइट सेल हुआ, ये सब उसको एंटीबॉडी हुआ, ये सब के द्वारा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। तो विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी के फादर कौन होंगे, एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा इम्यूनोलॉजी के फादर कौन हो गए, एडवर्ड जेनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्सोनोमी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, टेक्सोनोमी क्या है। टेक्सोनोमी भी एक बायोलॉजी का ब्रांच है। पहले थोड़ा सा इंग्लिश में सुन लीजिए फिर इसको हिंदी में बता देते हैं। टेक्सोनोमी क्या बात, क्वेश्चन क्या है, टेक्सोनोमी क्या है। तो टेक्सोनोमी इसके बारे में अभी चर्चा करें। देखिए टेक्सोनोमी बायोलॉजी का ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब इसमें हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यह एक बायोलॉजी का शाखा है या यह जीव विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामांकन, उसके बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खोजा गया उसका नामांकन, उसका वर्गीकरण और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके बारे में किसी भी जीव जंतु के इन सब कैरेक्टरिस्टिक, इन बिंदुओं में के मद्देनजर पढ़ा जाता है बायोलॉजी के किस ब्रांच में, टेक्सोनोमी में। किस ब्रांच में, टेक्सोनोमी में। ठीक, नाम भी बहुत अच्छा है। देखिए वर्गीकरण विज्ञान, मतलब आपके जो, जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन मैमल्स में, एनिमल में किस में बिलोंग करते हैं, मैमल्स में। तो मैमल्स में हम लोग बिलोंग करें। इसी प्रकार सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, नेमिंग किया जाता है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाता है। किस ब्रांच के अंतर्गत, टेक्सोनोमी के अंतर्गत। इसके फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। याद रखिएगा इसके फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। सीलिनियस भी कहा जाता है कितने बुक में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, तो नाम क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू। सर कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि एक ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से कौन जोड़ता है, ब्लड जोड़ता है। अब हमें अभी आप जो खाना खा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपके पाँव के पास, मुंह के पास, वो जो इंफॉर्मेशन, वो न्यूट्रिएंट कैसे जा रहा है, तो ब्लड के मदद से जा रहा है। जो न्यूट्रिएंट आपके पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है किसके मदद से फ्लो करता है, ब्लड की मदद से फ्लो कर रहा है। तो एक तरह से हम लोग के पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो इसीलिए ब्लड कैसा टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है। तो अब देखिए पॉइंट पे आते हैं, बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग ब्लड के रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसको रुधिर परिसंचरण भी कहा जाता है। इसको हम लोग इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी या बायोलॉजी को क्या कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके फादर कौन है, विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्या है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच क्या आ गया, साइटोलॉजी। तो साइटो किससे बना है, साइटो, ठीक,
प्लस लोजी, लोजी पिछला वीडियो भी अगर आप नहीं देखे होइएगा तो प्लीज देख लीजिए, तो उससे बहुत आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो देखिए लोजी मतलब क्या होता है, टू स्टडी। ठीक है, अगला है दोस्तों साइटोलॉजी। देखिए साइटोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन दो वर्ड, साइटो और लॉजी। देखिए साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, ये भी समझिएगा। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट हुक को माना जाता है। अब देखिए अगला बात क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानने की और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए साइटो मीन्स होता है सेल। सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में क्या कहेंगे, सेल जो है वो हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसी को क्या कहा जाता है, सेल। अब देखिए जिस प्रकार जो हम लोग का घर है वो किससे मिलकर बनता है, छोटे ब्रिक से मिलकर बनता है। सिमिलरली हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो शरीर है वो भी तो किसी इकाई से मिलकर बना होगा, उस इकाई का नाम क्या है, सेल। इसीलिए कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगला क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपसे सिंपल पूछे कि सेल का डिस्कवरी किसने किया तो रॉबर्ट हुक, लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया तो एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक, अब अगला क्या है, म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन द जीन पैटर्न। क्या है म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन द जीन पैटर्न। जीन के पैटर्न में अचानक कोई चेंज आ जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। ठीक, अब देखिए म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है, म्यूटेशन खराब भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। म्यूटेशन अच्छा क्यों हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन से इवोल्यूशन आता है। इस धरती में जो इवोल्यूशन आता है वो किसके कारण आता है, म्यूटेशन भी उसका एक कारण हो सकता है। अब खराब क्यों है, कि अब खराब इसलिए क्योंकि इसके कारण कोई इस सेक्स क्रोमोसोम में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो इससे बीमारी हो सकता है, जैसे क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये जो बीमारी है ये किसके कारण होता है, म्यूटेशन ही इसका एक कारण है। ठीक, तो कैंसर है, कैंसर होने का भी एक कारण म्यूटेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक, जरा जीन हम लोग बोले जीन क्या है, देखिएगा जीन क्या है, जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हिंदी में क्या हुआ, जीन हम लोग के जो भी एक पीढ़ी का गुण है वो दूसरे पीढ़ी में लेकर जाने का काम कौन करता है, जीन करता है। तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन किस में प्रेजेंट होता है, तो जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, जीन डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहाँ म्यूटेशन के जनक किसको माना जाता है, ह्यूगो डी व्रीज को। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी जो वर्ड है, माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगी। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगी। ठीक, अब माइकोलॉजी के फादर कौन है, एंटन डी बेरी। माइकोलॉजी के फादर कौन है, एंटन डी बेरी जो है वो माइकोलॉजी के फादर है, याद रखिएगा। फंगी के कारण ही देखिए फंगी जो है वह कितने टाइप का स्किन डिजीज कॉज करता है। एक सिंपल याद रखिएगा, जितना भी स्किन डिजीज होता है वो स्किन डिजीज किसके कारण होता है, फंगी के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसी को फंगल ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक, और माइको मीन्स हो गया फंगी और लॉजी मीन्स क्या हो गया, स्टडी। ठीक, इसके जनक कौन है, एंटन डी बेरी। ठीक, एंटन डी बेरी। प्लांट किंगडम जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें 5 वर्गीकरण किया गया है। रॉबर्ट विल्टेकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें 5 पार्टों में ऑर्गेनिज्म को बांटा गया। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो फंगी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक, देखिए प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी मतलब होता है चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो। यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं स्टीफन हेल्स को। प्लांट फिजियोलॉजी के जनक किसको माना जाता है या फादर किसको माना जाता है, तो स्टीफन हेल्स को। ठीक, फिजियोलॉजी मतलब होता है कि हम लोग का जो बॉडी है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे
क्रिया कर रहा है, इसी को क्या कहा जाता है फिजियोलॉजी। जैसे हम लोग सांस कैसे लेते हैं, एक्सक्रीशन हम लोग का कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, इसी को क्या कहा जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब समझ लिखा भी हुआ है क्रिया विज्ञान, शरीर जो है वो कैसे क्रिया करता है, इसी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न बोटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस के, आधुनिक के कैरोलस लिनियस हो गए। अब पुराना का पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड को हम लोग पता है हम लोग को ब्लड कैसा टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू एक जगह के इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पहुंचाता है। यहाँ इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड ही ना हम लोग के न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। हम लोग खाना खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का एब्जॉर्प्शन होता है, वो सारे बॉडी में किसका कहाँ बहाया जाता है, ब्लड की मदद से। देखिए अब ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, ए बी और ओ, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होता है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप हम लोग किसी को भी दे सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप ए को दिया जाता है, बी ब्लड ग्रुप बी को दिया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों को दे सकता है, और वो किसी को भी दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप के फादर कौन हो गए, तो कार्ल लैंड स्टीनर हो गए। ब्लड ग्रुप के फादर कौन हो गए, कार्ल लैंड स्टीनर हो गए। ठीक, ब्लड ग्रुप समझ गए होइएगा, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है ये याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप के फादर हो गए कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोक्राइनोलॉजी। देखिए कार्ल लैंड स्टीनर समझ गए। अब देखिए ग्लैंड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में मेन अंतर क्या होता है, तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है। ठीक, तो एक इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या हुआ, इंडोक्राइन में डक्ट नहीं हुआ, एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। ठीक, ये जो पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर जो यहाँ बनाए हैं इसी को क्या कहा जाता है, डक्ट। डक्ट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या यही जो प्रोटीन है यही हार्मोन के फॉर्म में बना होता है। ये जो ग्रीन कलर से बनाए हैं इसी को क्या कहा जाता है, डक्ट कहा जाता है। ठीक, तो एक्सोक्राइन में ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब इसमें डक्ट है, इंडोक्राइन में नहीं दिख रहा है तो इसमें डक्ट नहीं है। ठीक, अब जरा इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, देखिए अधिकतर जो हम लोग के बॉडी में ग्लैंड है वो कैसा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड ही है। अब इसके एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए कि हम लोग की बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ होता है, तो थायराइड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड हो गया, सीबेसियस ग्लैंड हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया, ये सब ग्लैंड जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया। बात खत्म। ठीक, ग्लैंड समझ गए होइएगा। अब आगे कौन है, जेनेटिक्स। आगे कौन है, जेनेटिक्स। ठीक, अब जेनेटिक्स क्या है, देखिए अभी बताए हैं जेनेटिक्स, जीन के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जीन इज द ब्रांच ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड के फादर तो पढ़िए लिए, इंडोक्राइन के जनक माना जाता है थॉमस एल्वा एडिसन को। इंडोक्राइन के फादर को किसको माना जाता है, इंडोक्राइनोलॉजी के फादर माना जाता है थॉमस एल्वा एडिसन इज द फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, जीन के बारे में स्टडी करते हैं। जीन अभी बताया है, जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके फादर किसको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। जॉन मेंडल, या सिंपल आप लोग मेंडल भी याद रखिएगा तो उससे काम हो जाएगा कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स के फादर मेंडल साहब है। ठीक, याद रखिएगा जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो जेनेटिक्स के फादर मेंडल साहब है। जेनेटिक्स में किसके बारे में स्टडी किया जाता है, तो जेनेटिक्स में जीन के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक, बात खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किसका माना जाता है। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पैलियो बोटनी। इंडियन पैलियो बोटनी के जनक या फादर किसको माना जाता है, तो बिरबल साहनी को माना जाता है। अब देखिए पैलियो बोटनी मतलब होता है पूरा वनस्पति विज्ञान। देखिए पैलियो बोटनी में हम लोग द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ
फॉसिल्स प्लांट, मतलब फॉसिल्स प्लांट मतलब जीवाश्म के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग पैलियोबोटनी के अंतर्गत। जीवाश्म या फॉसिल्स क्या होता है, तो फॉसिल्स मतलब होता है किसी मरे हुए जीव जंतु के अवशेष को पढ़ना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि ये कब का है, इसी को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स। फॉसिल्स को हम लोग कार्बन डेटिंग के मदद से एग्जैक्ट एज भी पता कर लेते हैं कि ये जो फॉसिल्स है, ये जो जीवाश्म है, यह कितने साल पुराना जीवाश्म है। ठीक, तो इसको भारतीय पुरा वनस्पति या इंडियन पैलियोबोटनी के जनक किसको माना जाता है, बीरबल साहनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जरा इंग्लिश में सुनिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को चेंज करके देखते हैं कि क्या परिवर्तन उसमें आता है। इसके फादर माना जाता है पॉल बर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एल्गी का अध्ययन करते हैं। एल्गी किसके अंतर्गत आता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। प्लांट किंगडम को 5 पार्ट में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसमें से जो सबसे पहला क्लास है एल्गी, तो एल्गी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किस में, फाइकोलॉजी में। ठीक, इसके जनक किसको माना जाता है, तो विलियम हेनरी हार्वे। फाइकोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, विलियम हेनरी हार्वे को फाइकोलॉजी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। एल्गी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एल्गी का एग्जाम्पल, थैलोफाइट का एग्जाम्पल एक स्पायरोगैरा होता है। स्पायरोगैरा सब लोग हम लोग देखे होंगे, गाँव में पानी जहाँ लगता है वहाँ पे काई हो जाता है, तो वो काई और कुछ नहीं हमारा स्पायरोगैरा ही है। ठीक, देखिए एल्गी को वाटर का होना जरूरी है। एल्गी को कहीं भी एल्गी ग्रोथ वहीं होगा जहाँ पानी लगेगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इंडियन, अगर सिंपल पूछे कि फाइकोलॉजी के फादर कौन है, तो विलियम हेनरी हार्वे को ऑप्शन मारिएगा। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन है, तो एम.ओ.पी. अयंगर। क्या बोलिएगा, एम.ओ.पी. अयंगर जो है वह इंडियन फाइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। एम.ओ.पी. अयंगर को इंडियन फाइकोलॉजी का जनक माना जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोलॉजी। पहले इकोलॉजी क्या है, देखिए इकोलॉजी को जरा इंग्लिश में समझ लीजिए तो फिर हिंदी में समझेंगे। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि इट डील्स वाइटल कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। देखिए इंग्लिश में तो सर बता दिए लेकिन समझ में नहीं आया, देखिए हिंदी में समझ। देखिए इकोलॉजी में हम लोग एक बायोलॉजी का ब्रांच है या जूलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई ह्यूमन किसी फिजिकल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब कैसे ह्यूमन प्लांट से जुड़ा हुआ है, कैसे ह्यूमन पानी से जुड़ा हुआ है, कैसे ह्यूमन सॉइल से जुड़ा हुआ है, मतलब कैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, कैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्शन है, इसके बारे में ही अध्ययन हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। ठीक, इंडियन इकोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। रामदेव मिश्रा जी जो थे वह इंडियन इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने BHU में भी अपना अतुलनीय सराहनीय योगदान दिया था। किन्होंने, रामदेव मिश्रा ने। ठीक, अब इसीलिए इकोलॉजी के जनक हो गए रामदेव मिश्रा। याद रखिएगा इंडियन इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी में हम लोग इंटर रिलेशनशिप देखते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल से जुड़ा हुआ है या एनिमल और जीव जंतु से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये हम लोग इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल साइंस, औषधीय विज्ञान। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, औषधि मतलब क्या, दवा। तो दवा के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसके जनक किसको माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। औषधि विज्ञान के जनक कौन हो गए, हिप्पोक्रेटस हो गए औषधि विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपी। देखिए माइक्रोस्कोप तो एकदम सिंपल है। माइक्रो मतलब क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रो। माइक्रो जो वर्ड अंडरलाइन जो किया है, माइक्रो मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म। वैसे जीव जंतु जिनको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सके, मतलब कैसे देखें, माइक्रोस्कोप के मदद से देखें। ठीक, तो माइक्रोस्कोपी के जनक कौन हो गए, एंटोन वॉन लीवेनहुक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बने हुए जीव जंतु को हम लोग को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट है जीन थेरेपी। देखिए थोड़ा जीन थेरेपी को इंग्लिश में समझ लीजिए। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूजेज जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज। ठीक, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूज जीन्स टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज। जरा हिंदी में समझ लीजिएगा, यह एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम लोग जीन के मदद से किसी बीमारी को इलाज करते हैं या बचाते हैं। याद रखिएगा, जीन थेरेपी वह टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी बीमारी को जीन के मदद से या तो इलाज करते हैं या होने से हम लोग बचाते हैं। ठीक, जीन थेरेपी के जनक किसको माना जाता है? तो जीन थेरेपी के जो जनक है उनका नाम एंडरसन है। जीन थेरेपी के जो जनक है उनका नाम क्या है? एंडरसन है। इसके अंतर्गत हम लोग ट्रीट या प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज को, किसके मदद से? जीन के मदद से। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक समझ लिए। आपको लोग को कोई भी परेशानी हुआ अगर समझने में, तो आप लोग निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में एकदम धूम मचा दीजिए। ठीक, अगर कोई आपको सुझाव होगा तो ज़रूर भेजिएगा। आपके सुझाव का एकदम खुले दिल से एकदम स्वागत है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आप लोग से बात होगी। नेक्स्ट वीडियो जरूर जल्दी हम लेके आएंगे। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा है, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग बोटनी के डिफरेंट ब्रांचेज के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।